आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है, जिसे हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। और पाठ्यक्रम के अनुसार यदि हम बात करें तो जो प्रथम यूनिट है उसमें विषय की परिचयात्मक बात होती है, इंट्रोडक्टरी सेशन होता है उसमें। तो वहाँ पर इस बारे में चर्चा करेंगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है और यह किस प्रकार से वर्तमान समय में ज़्यादा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। परंतु व्यावसायिक अर्थशास्त्र को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे की ओर जाना होगा और यह भी जानना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र क्या है। वैसे तो भारत में अर्थशास्त्र का इतिहास काफ़ी पुराना है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी आर्थिक विचारों को समाहित किया गया है, परंतु तब इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में देखा गया था, क्योंकि अर्थ भी राज्य का एक प्रमुख कार्य था। विशुद्ध रूप से हम आर्थिक विचारों की बात करें तो 1732 से हम इसका उदय मानते हैं, जबकि एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से आधुनिक समय में जाना जाता है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेलफेयर ऑफ नेशंस, राष्ट्रों के धन की उत्पत्ति एंड कारणों की खोज, जिसको संक्षेप में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। मूलतः किताब 1732 में लिखी गई थी और उस किताब में उन्होंने सबसे पहले आर्थिक विचारों को संहिताबद्ध किया और अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। इस रूप में एडम स्मिथ के विचारों को हम देखें तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थात यह धन संबंधी क्रियाओं से रिलेटेड है। यदि इसके बारे में थोड़ा और गंभीर रूप से अपन बात करें तो एडम स्मिथ का मानना यह था कि जो मनुष्य की दैनिक क्रियाएं होती है उसमें से अधिकांश समय वो आर्थिक क्रियाओं को करने में गुजारता है और अर्थ ही वह दूरी है जिसकी ओर सभी और क्रियाएं चक्कर लगाती हैं। तो उनका मानना था कि अर्थशास्त्र वह विषय है अथवा विज्ञान है जिसमें इस बात का अध्ययन करते हैं कि कैसे व्यक्ति धन कमाते हैं और कैसे उसको खर्च करते हैं। परंतु ये जो विचार थे जिसमें कि अर्थशास्त्र का संबंध पूर्णतः धन से जोड़ा गया, इसकी बाद में समाजशास्त्रियों ने आलोचना की और ये कहा कि व्यक्ति मूलतः एक मशीन नहीं है, उसे भावनाएं भी होती हैं, वो सभी काम अर्थ के लिए नहीं करता है, उसकी क्रियाओं का हर पहलू अर्थ के से ही प्रेरित होता हो, संचालित होता है, जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आलोचना के रूप में कहा कि ये गणित विज्ञान है, ये अध्ययन विज्ञान है, ये रोटी और मक्खन के विज्ञान है। यदि ऐसे विज्ञान को हम अर्थशास्त्र कहें तो इसकी कोई सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है और न इसकी कोई समझ दृष्टि से उपयोगिता है। कुल मिलाकर के विचार कुछ समय तक चलते रहे। उसके बाद में 1890 में प्रोफेसर मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये कहा कि अर्थशास्त्र निश्चित रूप से आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तो है, परंतु ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मानव कल्याण है। अर्थात उन्होंने अर्थशास्त्र के संबंध को अर्थ से हटा करके मानव कल्याण पर जोड़ा और ये कहा कि बेसिक रूप से अर्थ का उद्देश्य सार्थकता तभी है जबकि मानव कल्याण के रूप में इसकी कोई भूमिका हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण क्रियाओं में उन क्रियाओं का अध्ययन है जिसमें हम भौतिक साधनों की प्राप्ति और कल्याण संबंधी बात करते हैं। अर्थात उन्होंने एक और इसका संबंध अर्थोपार्जन से बताया और दूसरी ओर इसका संबंध उन्होंने काय से बताया, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानव कल्याण से बताया। मार्शल की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने अर्थशास्त्र को अपने के घर से निकाल करके एक सामाजिक स्वीकार्यता के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत किया और उसका संबंध कल्याण से जोड़ा। परंतु उनकी विचारों की भी बाद में आलोचना की गई, क्योंकि उनकी परिभाषा को ये कहा गया कि इसमें भौतिक, अभौतिक, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, अमानवीय क्रियाएं, तो ये जो श्रेणी विभाजक
रूप जो अर्थशास्त्र का हुआ, यह आलोचना का कारण बना और 1932 में प्रोफेसर मार्शल ने ये कहा कि अर्थशास्त्र की समस्या या मूल आर्थिक समस्या ये है कि हमारे साधन तो सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। तो कैसे हम अपने सीमित साधनों से अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाए, यही एक प्रमुख समस्या है जिसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। इस रूप से उन्होंने अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया और इस रूप में कहा कि हमारे साधन सीमित हैं, हमारी आवश्यकताएं असीमित है, कैसे हम अपने सीमित साधनों से अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करके अपने कुल संतुष्टि के स्तर को बढ़ाएं। तो उन्होंने इसको एक चुनाव की समस्या के रूप में माना कि अर्थशास्त्र एक चुनाव की समस्या के समाधान का विज्ञान है। और उन्होंने कहा उनके शब्दों में कि जब साध्यों की तुलना में साधन सीमित होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं और साध्य भी महत्व की दृष्टि से विवेक योग्य होता है, तो ऐसी स्थिति में मानव व्यवहार चुनाव का रूप धारण कर लेता है। यही प्रमुख आर्थिक समस्या है और अर्थशास्त्र में इसी का अध्ययन किया जाता है। यहाँ 1932 के पहले ये जो रोबिन्स की परिभाषा जो लगभग आई, ये परिभाषा वास्तव में एक वैज्ञानिक परिभाषा मानी गई और इस परिभाषा में अर्थशास्त्र की जो डेफिनेशन होनी थी वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के थी, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि हमारे साधन सीमित हैं, उनका वैकल्पिक प्रयोग संभव होता है। ये भी सही है कि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं और उनको भी हम रैंक दे सकते हैं। तो समस्या ये होती है कि कैसे हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से हम इन अनलिमिटेड जो हमारे एंड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो साध्य हैं, उनमें हम सामंजस्य पैदा करें, सामंजस्य बैठाने का प्रयास करें ताकि हम उनमें से अधिकांश की पूर्ति कर पाएँ और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यह परिभाषा वैज्ञानिक परिभाषा रही, लंबे समय तक मान्य रही, परंतु उसके बाद भी ये विचार आया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी कई नई चीज़ें शामिल हो चुकी हैं और हमेशा ही समस्या ये नहीं होती है कि साधन सीमित है और आवश्यकता असीमित है और हम इनको आपस में कोलेट करते रहें। ये एक पहलू हो सकता है और है भी, परंतु यह भी सही है कि कुछ नए ऐसे विशेष क्षेत्र भी अर्थशास्त्र में शामिल होने के लिए आतुर रहे जो कि पहले इसके कार्य क्षेत्र में नहीं थे। के.जी. सेठ ने 1950 के आसपास एक लेख लिखा और उन्होंने कहा कि इज द रीडेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स नेसेसरी, क्या अर्थशास्त्र को पुनः परिभाषित करना आवश्यक है। उन्होंने इसकी तुलना एक ऐसे शहर से की जो एक परकोटे में सीमित था। वहाँ की कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी थी, असामयिक हो चुकी थी और उस परकोटे के बाहर भी कई सारी ऐसी नई नई इमारतें बन चुकी थी जो कि उसके क्षेत्र को विस्तृत कर रही थी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में भी इसकी कई मान्यताएं, इसकी कई अवधारणाएं, इसके कई विचार पुराने हो चुके हैं, अप्रासंगिक हो चुके हैं, तो उनको हटाया जाना आवश्यक है और नए नए विचार उनको समाहित करना आवश्यक है। इस रूप में उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें एक और तो इस बात का अध्ययन किया जाता है कि कैसे हम अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करें और साथ ही साथ इनमें वृद्धि कैसे हो। अर्थात के.जी. सेठ की जो देन रही वो ये रही कि इसमें नई चीज़ों को, नई थ्योरीज को भी स्वीकार किया गया और साधनों को साधनों का सीमितता गुण होता है, परंतु उनमें वृद्धि कैसे की जाए इस पर भी विचार किया गया और वास्तव में सही भी है, क्योंकि तभी वास्तव में विकास सार्थक हो सकता है और विकास का मतलब भी तभी माना जाएगा जबकि हम उन साधनों में वृद्धि करने का प्रयास करें। तो आज वर्तमान में जो ये अर्थशास्त्र की अपन बात करते हैं, तो सेठ साहब का जो स्टेटमेंट है या उनकी जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा प्रासंगिक है,
ज़्यादा उपयुक्त है और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल भी है। जहाँ तक भारतीय दर्शन की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो चाणक्य का विचार था, जो उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा माना, और भारतीय दर्शन और परंपरा का दूसरा विचार भी इसमें आया जो प्रोफेसर जेके मेहता का था। जेके मेहता ने गांधी जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए कहा कि मानव का वो मस्तिष्क है वो धैर्यहीन चिड़िया के समान है, उसको जितना मिलता है वो उससे ज़्यादा पाने का प्रयास करती है और लास्ट में वो भूखी रहती है। तो उनका भारतीय दर्शन और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ये कहना रहा जेके मेहता साहब का कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो सुखी होना है, न कि संतुष्ट होना। उन्होंने सुख और संतुष्टि इन दोनों शब्दों में भेद किया, वास्तव में है भी सही। आवश्यकताओं की संतुष्टि हमें भौतिक रूप से सुख प्रदान कर सकती है, परंतु हम वास्तव में सुखी हों ये जरूरी नहीं है। अर्थात सुख और संतुष्टि दोनों अलग अलग चीजें हैं। संतुष्टि एक भौतिक विचार है जो आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ा हुआ है, और सुख एक मानसिक विचार है जो हमारी मनस्थिति से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने एक कहा कि जैसे हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं, हम कभी भी उनको कोलेट करते रहेंगे, हम उनको कोलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि साधन हमेशा ही सीमित रहेंगे और हम असंतुष्ट हमेशा बने रहेंगे, सुखी नहीं हो सकते। तो जेके मेहता का कहना ये रहा कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो संतुष्ट होना नहीं है, बल्कि क्या होना है, सुखी होना है। हम सुखी कैसे हुए? हम सुखी तब हो सकते हैं जब अपने सीमित साधनों को अपनी आवश्यकताओं से संतुलित कर सकें। तो उन्होंने कहा कि हमें ये चाहिए कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें, आवश्यकताओं को कम करने का प्रयास करें, और इस प्रकार से करें कि हम उनको धीरे धीरे कम करते हुए अपनी जो साधन हैं उनके अनुकूल बना लें, और तब हम अपने सीमित साधनों से अपनी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे और सुखी हो सकेंगे। ये मूलतः भारतीय दर्शन और परंपरा पर आधारित जो विचार जेके मेहता ने प्रस्तुत किए। निश्चित रूप से यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं को कम करके ही हो सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। या उनको हम परिसीमित कर सकेंगे, सीमित कर सकेंगे, तभी हो पाएंगे, बिल्कुल ठीक है। परंतु इसकी आलोचना यह कह करके की गई कि इससे तो संपूर्ण मानवीय प्रगति ही रुक जाएगी। क्यों? कि भौतिक प्रगति जो है वही आपके प्राकृतिक और मानवीय साधनों को रोजगार प्रदान करती है, और जब आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेंगे तो इसका देश के उत्पादन पर, आय पर, रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वो अर्थशास्त्र की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ हम निष्कर्ष के रूप में मान सकते हैं कि जेके मेहता साहब के जो विचार हैं ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से तो ठीक है, एक इंडिविजुअल के लिए तो ठीक है, एक व्यक्ति विशेष के लिए तो ठीक है, परंतु संपूर्ण समाज के रूप में बात करें, मानवता के रूप में बात करें, देश के रूप में बात करें, तो ये अभी ज़्यादा समयोचित, समय अनुकूल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें हम एक ओर तो इस बात का अध्ययन करते हैं कि कैसे हम अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और दूसरी ओर इनमें कैसे वृद्धि हो, यह ज़्यादा प्रासंगिक परिभाषा मानी जा सकती है। अब सवाल ये आता है कि जब हमने आर्थिक विचारों को, अर्थशास्त्र के विभिन्न दृष्टिकोणों को, आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में बात की, मानव कल्याण के दृष्टिकोण में बात करी, दुर्लभता दृष्टिकोण के बारे में बात करी, हमने भारतीय विचारों के बारे में बात करी, आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में बात करी, तो फिर ये व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि अपना जो प्रश्न पत्र है वह भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र के नाम से ही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि यह जो आर्थिक विचार हैं ये मूलतः आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित हैं,
और व्यावसायिक जो समस्याएं हैं वो दैनिक समस्याओं पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक सिद्धांत थ्योरेटिकल अलग है और प्रैक्टिकल जगत अलग है। तो कैसे हम थ्योरेटिकल जो सिद्धांत हमारे पास हैं उनसे हम प्रैक्टिकल जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें। तो एक नई अर्थशास्त्र की धारा जिसको व्यावसायिक अर्थशास्त्र का नाम दिया गया उसका उदय हुआ और उसमें यह कहा गया है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें हम आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग व्यावसायिक जगत में होने वाली समस्याओं के समाधान के रूप में करते हैं। क्या करते हैं? हम आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग व्यावसायिक जगत में होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जब करते हैं तो हमारा अर्थशास्त्र व्यावसायिक अर्थशास्त्र का रूप धारण कर लेता है। अर्थात हम जो हमारे निरपेक्ष सिद्धांत हैं उनको प्रैक्टिकल जब अप्लाई करते हैं तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र कहलाता है। इसको हम प्रबंधकीय अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का मतलब वह अर्थशास्त्र जिसमें हम आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रबंधकीय अर्थशास्त्र अथवा मैनेज इकोनॉमिक्स अथवा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मैं समझता हूँ कि आज अपन ने जो अध्ययन किया वो बेसिकली इस बात के लिए किया कि एक तो अर्थशास्त्र का उदय कैसे हुआ, फिर इसमें कौन कौन से वैचारिक परिवर्तन आए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1732 से हम अर्थशास्त्र को विषय के रूप में लेने लगे। एडम स्मिथ को हमने उसका जनक माना। वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स, वेल्थ ऑफ द नेशन जो है वो उनकी पुस्तक है, वो प्रकाशित हुई, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। फिर जो दृष्टिकोण थे अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को लेके, उसमें धन प्रधान दृष्टिकोण जो एडम स्मिथ की देन है, उसके बाद कल्याणवादी अर्थशास्त्र जो मार्शल की देन है, उसके बाद में रॉबिन्स का वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसमें उन्होंने इसकी वैज्ञानिक तरीके से विवेचना की जिसको हम दुर्लभता दृष्टिकोण से जानते हैं। उसके बाद में भारतीय विचारक जे.के. मेहता साहब का जो दर्शन है उसके ऊपर ने बात की। जो अर्थशास्त्र को आवश्यकता विहीनता जिस दृष्टिकोण की उसको उपमा दी गई है कि वो आवश्यकता अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो हमें आवश्यकता विहीनता की तरफ ले जाता है, उस दृष्टिकोण की बात की। और लास्टली हमने के.जे. सेठ साहब का जो प्रश्न था जो उनका था, जो उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था, इज द रीडेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स नेसेसरी, क्या अर्थशास्त्र को पुनः परिभाषित किया जाना आवश्यक है, उस विचार की बात की। और अंत में हमने इस बात की बात की कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है और व्यावसायिक अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि किसी भी विषय की सार्थकता तभी है जबकि वो हमें कोई समाधान की ओर ले जाए। तो आज हम ये जो आर्थिक विचार हैं उनसे हम कैसे वर्तमान व्यावसायिक जगत की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, इस बात को लेकर के जो हमारा विषय है वो व्यावसायिक अर्थशास्त्र नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही।